क्वेश्चन एक चतुर्भुज की भुजा का अनुपात 3:4:5:6 है। इसका परिमाप 144 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो परिमाप का मतलब क्या है, जितनी सारी भुजाएं दे रखी है उनका योग कर देना। अब इसमें भुजाएं कितनी है, 4, तो चारों का योग कर दो, यानी 3x प्लस के 4x प्लस के 5x प्लस के 6x, क्योंकि चतुर्भुज में 4 ही भुजाएं होती हैं और ये टोटल इनका योग जो परिणाम निकल के आता है ये दे रखा है इसमें 44। 6 और 5 11, 11 और 4 15 और ये 18x, तो 18x बराबर 144। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के जाएगी, 144/18। तो ये 18 से कट जाएगा 8 बार, तो x का मान 8 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसने पूछे सबसे छोटी भुजा की लंबाई। अब देखो सबसे छोटी भुजा की लंबाई यानी कि जिसका अनुपात सबसे कम होगा, तो अनुपात किसका कम है, 3 का, तो 3 का 8 में गुणा कर देंगे, तो 3 × 8, तो 24 सेंटीमीटर जो है इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकल आएगी। परिमाप को हमें याद रखना, जितनी सारी भुजाएं इस आकृति की होती है वही उन सभी का योग परिमाप होता है। क्वेश्चन 2 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसका एक विकर्ण क्रमशः 84 वर्ग सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका एक समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी 2 विकर्ण होते हैं, विकर्णों का गुणनफल, यानी कि इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं 1/2 d1 × d2। ठीक है, यानी एक विकर्ण d1 होगा और दूसरा विकर्ण d2 होगा। तो इस फॉर्मूले में जो दे रखा है वो रख देते हैं। तो क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल लगा दिया हमने, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 84 84 बराबर 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण दे रखा है 7, दूसरा पूछा है तो d2। ठीक है, कैंची मार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 84 × 2/7, यानी कि d2 बराबर 84 × 2/7। अब 7 से ये काटूंगा, 7 × 7, 7 दूनी 14, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 12 × 2, यानी कि 24 सेंटीमीटर जो है दूसरा विकर्ण निकल के हमारा आ जाएगा। तो ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो ये याद रखना है हमें, क्योंकि या तो इनमें दोनों विकर्ण दे रखे होंगे या इस क्वेश्चन में, या एक विकर्ण दे रखा होगा और क्षेत्रफल दे रखा होगा, दूसरा विकर्ण पूछा होगा, तो इस फॉर्मूले में ही रख के इसका मान आ जाता है। क्वेश्चन 3, 100 छात्रों का औसत वजन 32 किलो है। पहले 49 छात्रों का औसत वजन 30 किलो है और अंतिम 50 छात्रों का 34 किलो है, तो 50वें छात्र का वजन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 100 छात्रों का औसत वजन, तो यहाँ पे देखेंगे 100 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 100 में इसके औसत का गुणा कर देंगे, कुल वजन कितना हो जाएगा, तो कुल वजन हो जाएगा 100 × 32, कितना निकल के आ गया यहाँ से, 3200 किलोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं 49 छात्रों का वजन, तो 49 छात्रों का वजन कितना हो जाएगा, क्योंकि औसत में और संख्या का गुणा करना है, 49 छात्रों का वजन, तो ये कितना हो जाएगा, 49 × बराबर 49 × 30। ठीक है, ये निकल के आ गया, 9 × 27 की 2, 4 × 12, 13 14। ठीक है, ये इतना निकल के आ गया। और बाकी कितने बचे हैं, अंतिम 50 छात्रों का, तो 50 छात्रों का औसत वजन, तो 50 छात्रों का वजन कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 50 गुणा कितना दे रखा है, 34, तो ये निकल के आ गया हमारा 0, 520 की 2, 5 15 16 17। ठीक है, अब ये देखो ये 100 छात्रों का वजन है, यहाँ पे ये 49 और 50 छात्रों का अलग अलग वजन है। अब इनको हम जोड़ लेता हूँ, तो 49 + 50 बराबर कितना हो गया, ये 99 छात्र हो गए। 99 छात्रों का वजन कितना हो जाएगा,
इन दोनों वैल्यूओं को भी जोड़ लेंगे हम। तो इनको मैंने जोड़ा 1700 और ये 1470। 0 7 7 और 4 11 की 1 2 और 3 यानी 3170 हो गया। ये टोटल 99 छात्रों का वजन है। और यहाँ पे देखो ये 100 छात्रों का वजन है, तो एक छात्र बचा है। तो अगर 3200 में से मैं 3170 घटा देता हूँ, 3200 में से मैं 3170 घटा दिया मैंने, तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी यानी 30 बचेगा हमारा। तो ये 30 जो निकल के आएगी दोनों का अंतर, यही हमारा आंसर होगा। ये 50वें छात्र का वजन होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी की औसत आय 200 रुपये है और सी और डी की औसत आय 250 रुपये है। तो ए बी सी डी की औसत आय क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ए और बी की औसत आय का योग क्या हो जाएगा, यानी दो व्यक्ति हैं तो 2 गुणा 3 400 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी की आय क्या हो जाएगी, औसत में जितने लोग हैं यानी 2 लोग हैं 2 का गुणा कर देंगे, 200 गुणा 2 तो 400 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी की आय 400 रुपये होगी। और इधर से देखते हैं सी प्लस डी की आय कितनी हो जाएगी। तो सी प्लस डी की आय 2 है, 2 व्यक्ति हैं ये भी, तो 250 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि ये 500 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका योग करो, 500 400 कितने हो गए, 900। अब देखो ये कितने व्यक्ति हो गए, कुल 4 व्यक्ति, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की आय कितनी हो गई, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की आय 900 रुपये आएगी। तो अब औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या करेंगे, 900 में हम क्या करेंगे, कितने व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति हैं, तो 4 से मैंने भाग दे दिया। तो आंसर कितना निकल गया, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 225 रुपया इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन 5, एक कार स्थिर गति से 115 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। ठीक है, अगर कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी कि जो इसकी गति है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा और हो जाए, तो उसी दूरी को तय करने में ये 2 घंटा कम लेती है। ठीक है, अब इसको करने में देखो हम पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी 715 है। ठीक है, अगर ये अपनी x चाल से चल रही है, ठीक है, क्योंकि अंतर दे रखा है कांस्टेंट, इसमें केवल समय दे रखा है, तो ये भी दूरी बट्टे चाल समय हो गया माइनस 715। ये बोला कि किसी मूल चाल से चल रही थी जो समय लग रहा था उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल और बढ़ जाए, यानी x से चल रही थी और x में 10 और जुड़ जाए, तो यहाँ पे भी जोड़ देंगे x प्लस 10। ये भी समय का सूत्र है, ये भी समय का सूत्र है। ठीक है, 2 घंटा कम लगता है तो 2 आ गया। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी कोई चाल पहले थी उसमें चाल 10 और बढ़ गई तो 2 घंटे कम लगते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन पे। ठीक है, हमें इसमें से एक ऑप्शन छांटना होता है, उसको पुट करने के बाद 2 आना चाहिए। तो देखो मैं 55 ले रहा हूँ, 17/55, x की जगह मैंने 55 ले लिया। ठीक है, देखो x में 10 जोड़ूंगा तो ये 65 हो जाएंगे, यानी पहला ऑप्शन लिया तो 55 ये, और x में 10 जोड़ूंगा तो 65 बराबर 2। ठीक है, इससे ये काटा मैंने, ये जाएगा मेरा 13 बार, और 65 से ये काटूंगा तो ये जाएगा मेरा 11 बार, यानी कि 13 में से अगर मैं 11 घटाता हूं तो 2 आंसर निकल के आ रहा है, यानी कि ये जो सेंटेंस को फॉलो कर रहा है 55, तो ये 55 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं कि समय बराबर समय दे रखा है अकेला और चाल दे रखी है, यानी कि कोई चाल थी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल और बढ़ जाती है, तो 715 यानी दूरी बट्टे पहली चाल माइनस दूरी बट्टे 10 चाल और बढ़ गई, उसको योग कर देंगे बराबर समय। अब इनकी वैल्यूओं को पुट कर लेंगे, यानी अगर आंसर 55 ना होता तो हम 50 लगाते, तो यहाँ 50 आ जाती, यहाँ 60 हो जाता। अगर 50 ना होता तो यहाँ 45 लगाते, यहाँ 45 आती, इसमें 10 जुड़ने के बाद ये 55 हो जाता। ठीक है,
तो जो मूल वैल्यू निकल के आती है वो हमारी, ठीक है, x की मान निकल के आए। तो क्या निकल के आया इसमें? 55। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक भिन्न का 2 गुना तथा उसी भिन्न के व्युत्क्रम का 3 गुने का योग, ठीक है। माना भिन्न क्या है? x है, ठीक है। अब x का 2 गुना, तो x गुना 2, ठीक है, तथा उस भिन्न के व्युत्क्रम के 3 गुने का योग। तो भिन्न x थी, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x, और व्युत्क्रम का 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना। इन दोनों का योग इतना दे रखा है, 29/3 है। अब ये भिन्न का मतलब दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि x/y कर लो, हम भिन्न को केवल x मान के चलेंगे, यानी x का 2 गुना और उस भिन्न का व्युत्क्रम। तो माना भिन्न x है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x, और व्युत्क्रम का 3 गुना दे रखा है तो 3 का गुणा कर दिया। इनका योग कितना है? 19/3। तो ये कितना हो गया? 2x प्लस 3/x की वैल्यू दे रखी है इसने 29/3। क्लियर है यहाँ से? अब एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से? एलसीएम आ गया आपका x, तो x का गुणा 2x में करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 3 बराबर 29/3 आ गया। अब इन दोनों का हम कैंची मार गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 का गुणा करेंगे इसमें तो देखो 6x स्क्वायर हो गया, प्लस के 9, और इधर x का गुणा 29 में करेंगे तो ये 29x हो गया, ठीक है। अब ये वाली x प्लस की है, इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी क्या बन जाएगा सेंटेंस? 6x स्क्वायर, ये माइनस का कर लूंगा तो -29x प्लस के 9, ये बन गया सेंटेंस। क्लियर है? ये वाली वैल्यू यहाँ से आ गई तो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आया कि भिन्न का 2 गुना 3 गुना ऐसे ही करके निकाला है। तो हमने एलसीएम x ले लिया था, तो x का इसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 3 बराबर ये, तो कैंची मार गुणा किया, ये बन गया सेंटेंस। अब देखो इसको सॉल्यूशन करने का गुणनखंड है, तो देखो 9 6 54, यानी ये दोनों का गुणा करते हैं 54 आ गया। अब इस 54 की एक एलसीएम ऐसे लो जो जोड़ने या घटाने पर 29 दे, तो 2 और 27, ठीक है। तो इसके 2 एलसीएम आ रहे हैं 27 और 2, यानी 27 और 2 को जोड़ते हैं तो 29 प्राप्त होता है। तो यहाँ से ले लेंगे हम 6x स्क्वायर माइनस के 27x माइनस के 2x प्लस के 9 बराबर 0। क्लियर है? 2 सेंटेंस, क्योंकि हमें जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 9 6 54। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 3x कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा 2x, ठीक है, और 9। यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया क्योंकि ये वाली वैल्यू सेम इधर बनानी होती है, बराबर ही। अब देखो 2 संख्या निकल के आ गई यहाँ से, एक तो आ गई 2x माइनस के 9 और एक आ गई 3x माइनस के 1, ठीक है। अब देखो ये भी बराबर 0 और ये भी बराबर 0। अब इसके 2 वैल्यू निकल के आएंगी। अगर मैं 3x माइनस 1 बराबर 0 मानूं तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा? 1/3, ठीक है। और मैं 2x माइनस के 9 बराबर 0 मानता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 9/2। अब इन दोनों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन हो वो आंसर हो जाएगा। अब देखो 1/3 तो है नहीं इसमें, 9/3 दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ से? तो ये गुणनखंड के हिसाब से बनता है, तो गुणनखंड हम पे आने भी चाहिए जिससे ये खंड आसानी से निकल सके। लास्ट में केवल हमें ये 2 अलग अलग गुणनखंड बनते हैं, उनके अलग अलग मान निकाल लेते हैं, इसमें से हर एक में से x का मान निकल आएगा। अगर ऐसी कंडीशन होती कोई प्लस का यानी माइनस की वैल्यू आती तो माइनस की वैल्यू को हम नहीं लेते हैं। अभी दोनों प्लस की वैल्यू है, इसलिए ये दोनों ही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन 1/3 ऑप्शन में नहीं है तो 9/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7, 2 संख्याओं 3:4 के अनुपात में यदि उनका एलसीएम कितना है? 48 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? देखो एलसीएम बराबर जब अनुपात में दे रखा हो तो एलसीएम बराबर क्या होता है? अनुपात का गुणा इंटू HCF, ठीक है। अब एलसीएम 48 दे रखा है तो 48 बराबर अनुपात कितना है? 3:4। HCF निकालना है हमें यहाँ से, ठीक है। तो ये
4 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48/12 बराबर HCF बन जाएगा हमारा। तो 12 चौको 48, तो HCF की वैल्यू क्या आएगी 4। अब हमें पता है कि कॉमन फैक्टर होता है HCF, जो कि हर एक संख्या में होता है। तो इस 4 का गुणा हमें इसमें करेंगे, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी बराबर क्या हो जाएगी 3 गुणा 4 12 हो जाएगी, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 गुणा 4, यानी कि बड़ी संख्या हो जाएगी 16। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि ये HCF हर एक संख्या के अंदर कॉमन होता है, तो इनका गुणा करना पड़ेगा। तो 3 गुणा 4 12 और 4 गुणा 4 16 है। अब इनका योग पूछा है तो योग कर देंगे, 2 और 6 8, 1 और 1 2, तो 28 इनका योग निकल के आ जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणा इंटू HCF होता है। क्वेश्चन 8, 8,000 रुपये की राशि को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हिस्से पर 21% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से पर 35% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, तो पहला हिस्सा का साधारण ब्याज क्या है, देखो मैंने मान लिया पहला हिस्सा x है और दूसरा हिस्सा y है, और दोनों हिस्सों का योग कितना है 8,000, क्योंकि 8,000 में से ही मैंने दोनों हिस्से निकाले हैं। एक हिस्सा x है और एक हिस्सा y है, और दोनों का योग ही कितना है 8,000। तो मूलधन SI का सूत्र क्या होता है, मूलधन यानी पहला मूलधन x हो गया गुणा दर 21% गुणा समय 1 वर्ष बटे 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। अब इसने दे रखी है इस राशि की साधारण ब्याज और इस राशि की साधारण ब्याज दोनों बराबर हैं, तो ये भी मूलधन y है और इसकी दर 35 है और समय सेम 1 है बटे 100। इससे ये कट जाएगा, 7 से काटा मैंने 7 21 और 7 5 35। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 3x बराबर 5y। क्लियर है? तो x बट्टे y का मान कितना निकल के आ रहा है 5/3। अब इन दोनों का योग कितना निकल के आ रहा है 8,000, तो इसका की योग इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगी 3,000। यानी कि कहने का मतलब है x और y का योग 8,000 निकलना चाहिए, तो इनका अनुपात 5:3 आ रहा है। तो x और y 8,000 है, तो ये 5,000 हो जाएगी, ये 3,000 हो जाएगा। अब पूछा है कि पहले हिस्सा, तो पहला हिस्सा x था यानी कि 5,000, तो इस पे ब्याज निकालनी है हमें। 5,000 पर 21% से 1 वर्ष की साधारण ब्याज निकालनी है, SI निकालनी है हमें। तो 00 से 00 कट जाएगा, तो लास्ट में कितना बचेगा 50 गुणा 21, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा इसका 1050 रुपया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, 2 राशि बांटी मैंने, एक राशि ये एक राशि है, यानी दोनों का योग 8,000 है। पहली राशि पर 21% का ब्याज और दूसरी राशि पर 35% का ब्याज बराबर है, तो यहाँ से उनका अनुपात निकल आया और अनुपात से मैंने उनकी राशि निकाल ली। अब पूछा है पहला हिस्सा, तो पहला हिस्सा मैंने x माना था, तो यानी कि यहाँ से 5,000 हो जाएगा। तो 5,000 में 21% की दर से ब्याज निकालना है, तो 1,050 की ब्याज निकल आएगी। क्वेश्चन 9, राजू को 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह यात्रा की 1/3 दूरी 2/7वें यात्रा के समय में कवर करता है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अब एक चीज देखो कि यात्रा की 1/3 दूरी, यहाँ पे यात्रा कितनी है 240 किलोमीटर, तो समय पूछा इसने चाल बराबर, तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्लियर है यहाँ से? अब ये बोल रहा है कि दूरी 240 का 1/3 है, तो यहाँ पे दूरी यानी 240 का 1/3 है। ठीक है, दूरी होगी। अब समय क्या है, समय जो 4 घंटे दे रखा है उसका 2/7 में यात्रा कर लेता है, यानी 4 घंटे के 2/7 भाग समय में वो यात्रा कर लेता है। ये केवल ये दे रखा है। यहाँ से देखेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 80, और नीचे 8/7, ये 3 वैल्यू निकल के आएगी, तो ऊपर ये 7 चली जाएगी। तो क्या सिचुएशन बन जाएगी इसमें 80 गुणा 7/8, और 8 से ये 8 चला जाएगा, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसे कुछ नहीं पूछा, इसने बोला कि यदि यात्रा की 1/3, तो यात्रा 240 किलोमीटर है, उसका 1/3 वह
जो समय दे रखा है 4 घंटे, उसके 2/7वें समय में ही पूरा कर लेता है। तो दूरी बट्टे समय होता है 4 बराबर। तो यहाँ से दूरी 80 किलोमीटर आ गई और समय कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर दे रखा था, उसका 2/7वें भाग में तय करता था, तो गुणा 2/7, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 10, 13 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 54 है और 5 संख्याओं का औसत 52 है, तो 8वीं संख्या क्या है। तो देखो 13 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 13 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 56 गुणा 13 बराबर 728। ठीक है, ये 13 संख्याओं का योग कितना हो गया, औसत में संख्याओं की संख्या कितनी है 13, उसका गुणा कर दो तो योग निकल आता है। अब बोला है कि पहली 7 संख्याओं का औसत, तो 7 संख्याओं का योग, पहली 7 का संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 संख्याएं हैं और उनका औसत 54 है, तो 7 गुणा 54 बराबर कितना निकल के आएगा, 378। और बोल रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 52 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 52 बराबर 260। अब देखो ये 13 संख्याएं और इन दोनों को योग कर लूंगा, 7 और 5 12 संख्या, यानी 12 संख्याएं, 7 + 5 बराबर 12 संख्याओं का योग। तो 12 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 378 प्लस के 260, 638, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब पूछा कि अंत 8वीं संख्या क्या है, तो देखो ये 13 संख्या होंगी, ये 12वीं संख्या, तो यहाँ से घटा देंगे 728 में से मैं, अगर ये 13 संख्याओं के योग में से मैं 12 संख्याओं का योग घटा देता हूँ, यानी 728 में से 638 घटाया, 8 में से 8 गया था 0, 2 ने इसमें से 12 में से 3 गया था 9, तो 90 इसका आंसर आ जाएगा।